हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, एसजीपीसीआई का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मतलब होने वाला है एसजीपीसीआई का एग्ज़ाम, और उसके लिए हम मॉडल पेपर आपके लिए लेके आ रहे हैं। जैसा कि एक मॉडल पेपर हमने आपको पहले अपलोड कर दिया है, अभी ये दूसरा मॉडल पेपर है जिसको हम अलग अलग पार्ट में डाल रहे हैं। तो अभी सेकंड मॉडल पेपर चल रहा है जिसके 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अभी तक हमने 1 से लेके 50 तक एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट 50 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपको अपना स्कोर लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके राइट हुए हैं। तो वो आपको लास्ट में बताना है। उसके अलावा आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो आपके लिए ऐसे ही जल्दी जल्दी वीडियो लेके आते रहेंगे। सारे एग्जाम के लिए हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे आपके सामने, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और उसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यानी हमारा 51 क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन असेसिंग द क्लाइंट फॉर एडिमा। क्लाइंट का एडिमा देखने के लिए नर्स शुड चेक द, नर्स क्या चेक करेगी? पहला ऑप्शन है फिट, दूसरा है नेक, तीसरा है हैंड्स, चौथा है सेक्रम। तो क्या चेक करेगी? देखो, ये आपका लेफ्ट और राइट से क्वेश्चन बनता है। एक बार लेफ्ट साइड से बनता है, एक बार राइट साइड से बनता है। तो 2 क्वेश्चन इसके एडिमा से रिलेटेड बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जिसमें आपको कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेना अभी आज के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। लाइव चैट में कमेंट कीजिए फटाफट, लाइव चैट में कमेंट कीजिए फटाफट और आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन है, लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है इन असेसिंग फॉर क्लाइंट फॉर द एडिमा, द नर्स शुड असेस या नर्स शुड चेक द, क्या चेक करेगी? फिट, नेक, हैंड्स या फिर सैक्रम। तो राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और फिर समझते हैं कि क्यों आया ये आंसर। तो चलिए, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर नेक। नेक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक कैसे होगा? देखिए, ये आपका दिल है, सॉरी हार्ट है, ये आपका हार्ट है। और हार्ट में बात करें तो ये लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट एट्रियम बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल बोल सकते हैं इसको, राइट वेंट्रिकल बोल देंगे और इसको, सॉरी इसको राइट एट्रियम बोल देंगे और इसको राइट वेंट्रिकल बोल देंगे। ये इस तरह से आपका हार्ट है। अब आपको बता दें कि आपके शरीर में लंग्स नाम की संरचना होती है। लंग्स क्या होता है? लंग्स होता है, ठीक है। अब लंग्स क्या करता है? आपके जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, यानी ऑक्सीजनेशन प्यूरिफाई करता है, ना कि फिल्टर, ठीक है, क्लियर रखना। लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई करने से मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना आपको, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, लेफ्ट साइडेड की बात करें तो लंग्स से जब आपका ब्लड फिल्टर होके आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर बॉडी। इज इट क्लियर? देखिए यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा देखिए, लेफ्ट साइडेड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल ये आपका फेल हो गया, यहाँ का काम नहीं कर रहा। तो क्या होगा? सबसे पहले फीलिंग होगी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाएगा तो आपका लेफ्ट एट्रियम, अब लेफ्ट एट्रियम भी भर गया तो उसके बाद में क्या होगा? फिर आपके ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी पल्मोनरी वेन है, जो आपका ब्लड लेके आ रही है हार्ट की तरफ, उसमें क्या मिलेगा? आपको कंजेशन देखने को मिलेगा। तो ये इसकी वजह से आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसकी वजह से आपको नेक में कंजेशन देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको कहां पर देखने को मिलेगा? नेक में। नेक में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें अगर राइट साइड का होता तो क्या होता? ये हमने लेफ्ट साइड की बात करी, राइट साइड का होता तो क्या होता? देखिए, अगर राइट साइड का होता तो ये आपके बॉडी से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बॉडी से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका जा रहा है, कहां पर जा रहा है? राइट एट्रियम के पास में जा रहा है, जा रहा है। अब ये यहां से राइट एट्रियम जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर आपका जाएगा लंग्स के पास में। कुछ इस तरह से ही होता है। लेकिन अब देखिए, अगर यहां पर क्या होगा, ये आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो मान लो राइट हार्ट है वो फेल हो गया वेंट्रिकल, अभी ये पंपिंग नहीं कर रहा।
तो क्या होगा, सबसे पहले आपका राइट वेंट्रिकल फिल होगा, उसके बाद में लेफ्ट जो राइट एट्रियम है वो फिल होगा, और राइट एट्रियम फिल होगा तो देखिए ये आपका बैक फ्लो होने लग जाएगा। बैक फ्लो होने लग जाएगा तो ग्रेविटी के थ्रू सबसे पहले ब्लड जाएगा आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में। कहाँ जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये ग्रेविटी के थ्रू जाएगा। जब बैक फ्लो होने लग जाएगा तो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, फिट में। ये इतना सा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूनेट whose मदर इज डायबिटिक। एक नर्स है जो न्यूनेट की केयर कर रही है जिसकी मदर डायबिटिक है। द नर्स विल एक्सपेक्ट द न्यूनेट टू बी। तो नर्स क्या सोचेगी, न्यूनेट क्या रहेगा, क्या कंडीशन रहेगी। पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिक, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, एस ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा, इसमें हाइपो मतलब ग्लूकोज कम, और साथ में एस स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसेमिक, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। तीसरा है हाइपोग्लाइसेमिक, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। और चौथा है हाइपरग्लाइसेमिक, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर क्या होगा। एक नियोनेट की केयर कर रही है नर्स, जिसकी मदर डायबिटिक है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, नियोनेट कैसा होगा। हाइपोग्लाइसेमिक, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, हाइपरग्लाइसेमिक, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, हाइपोग्लाइसेमिक, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। क्या होगा राइट आंसर, या फिर हाइपरग्लाइसेमिक, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए, तो राइट आंसर इज सी आपका राइट आंसर है, जिसमें दे रखा है हाइपोग्लाइसेमिक, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। जो बच्चा है वो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक। पहली बात तो उसको जब वो मदर के वोम में रहेगा तो तब क्या होगा, उसको ग्लूकोज ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से क्या, बेबी का साइज है जो बढ़ जाएगा। बेबी का साइज बढ़ने से उसकी ग्लूकोज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो बच्चा ऑलमोस्ट क्या रहेगा, हाइपोग्लाइसेमिक रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द यूजुअल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ए नर्स विल चूज is an adult for Z-track technique. Usual site for IM injection, nurse will choose adult for Z-track technique. आपको Z-track टेक्निक से आपको इंजेक्शन देना है तो कौन सी साइट चूज करोगे। पहला ऑप्शन है डेल्टोइड, दूसरा है रेक्टस फीमोरस, तीसरा है वेंट्रोग्लूटियल, चौथा है वास्टस लेटरलिस। तो कौन सी साइट यूज करेगी Z-track के लिए, बताइए फटाफट। Z-track इंजेक्शन IM देना है आपको, कौन सी साइट चूज करोगे। पहला ऑप्शन है डेल्टोइड, दूसरा है रेक्टस फीमोरिस, और तीसरा है वेंट्रोग्लूटियल, और चौथा है वास्टस लेटरलिस। क्या आएगा राइट आंसर। देखिए Z-track हम किससे देते हैं, ऐसा इंजेक्शन जिसको आप लीक प्रूफ बनाना चाहते हो, लीक प्रूफ यानी बैक फ्लो नहीं चाहते इंजेक्शन का, जो गाढ़े इंजेक्शन होते हैं, ऐसे इंजेक्शन को आप Z-track से देते हैं। तो Z-track देने का फायदा है कि लीक प्रूफ बना देते हो आप उसको, ठीक है। तो कौन सी मसल्स में दोगे, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल में आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट दे सकते हो, और इसमें ही आपको Z-track देने का मिल सकेगा, बाकी में आप Z-track नहीं दे सकते। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बैरल चेस्ट इज सीन इन, बैरल चेस्ट किसमें देखी जाती है। पहला ऑप्शन है एम्फाइजीमा, दूसरा है काइफोस्कोलियोसिस, तीसरा है रिकेट्स, चौथा है निमोनिया। तो किसमें देखोगे बैरल चेस्ट, बिल्कुल सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, सबको पता है बैरल चेस्ट का। सर इसका किसको नहीं पता, हाँ जी। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर जैसा कि सबने लिखा एम्फाइजीमा, राइट आंसर इज एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा में आपको बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट की बात करें तो ट्रांसवर्स रेशियो एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो आपकी चेस्ट है, ये आपकी चेस्ट है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना रहा हूं, तो ये आपका ट्रांसवर्स हो गया। और अगर आप साइड से देखोगे, जैसे ये आपका ये चेहरा मान लो, होता नहीं है ऐसा पर मान लो आप, तो ठीक है। तो ये आपका ट्रांसवर्स हो गया, और आगे पीछे से देखेंगे तो इस तरह से कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा। तो वो डायमीटर कितना होता है, 2:1, यानी हम बात करें 2:1। और एम्फाइजीमा में क्या हो जाएगा, बैरल चेस्ट हो जाएगा। आप साइड से देखो या फिर सामने से देखो, दोनों से सेम हो जाएगा, 1:1। तो ये
सेम हो जाएगा तो ऐसे चेस्ट को बोलते हैं बैरल चेस्ट एम्फाइजीमा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। टू एंश्योर दैट मॉन्टॉक्स टेस्ट इज पॉजिटिव एंड एरिया ऑफ इंड्यूरेशन शुड बी। अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट को पॉजिटिव समझा आपने तो उसका इंड्यूरेशन कितना होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके लिए इंड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 8 mm, दूसरा है 10 mm, तीसरा है 15 mm और चौथा है 5 mm। बताइए फटाफट कितना आएगा। क्वेश्चन पूछा है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका इंड्यूरेशन कितना होगा बताइए। देखिए 3 कंडीशन होती हैं तो इसका राइट आंसर आने वाला है मोर देन शुड बी 10। देखिए यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। अगर 0 से 5 है तो आपका नेगेटिव होगा और 5 to 9 है तो सस्पेक्टेड होगा बट नॉट पॉजिटिव, सस्पेक्टेड। और मोर देन 10 है तो वो आपका पॉजिटिव होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 10 mm। 10 mm इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग कुबलर-रॉस फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइंग इज। कुबलर-रॉस ने जो डाइंग की, मरते हुए आदमी की स्टेजेस बताई थी, 5 स्टेजेस बताई थी, वो कौन कौन सी हैं, उसमें से फर्स्ट कौन सी है। पहला क्वेश्चन बस इतना ही है, फर्स्ट कौन सी है। एंगर, डिनाइल एंड आइसोलेशन, डिप्रेशन या फिर बार्गेनिंग। तो क्या आएगा राइट आंसर, कौन सी है फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइंग अकॉर्डिंग टू कुबलर-रॉस, क्या आएगा फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल बी राइट आंसर। एंगर, डिनाइल एंड आइसोलेशन, डिप्रेशन, बार्गेनिंग। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना देरी के। तो राइट आंसर इज डिनाइल एंड आइसोलेशन। जैसा कि इसमें जो 5 स्टेज हैं उसको आप दाबदा बोलते हो, DABDA, दाबदा। याद करने के लिए आपको रखना है इसको ट्रिक, दाबदा। पहला डी है जिसका मतलब है डिनाइल, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। फिर सेकंड है एंगरनेस, फर्स्ट डिनाइल, सेकंड एंगरनेस, तीसरी है बार्गेनिंग, चौथी है डिप्रेशन और पांचवी है एक्सेप्टेंस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैक्सीन एफिशिएंसी इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय। वैक्सीन की एफिशिएंसी किससे आप मेजर कर सकते हो। पहला है VMM, दूसरा है VVM, तीसरा है MVV और चौथा है MMV। कोविड वैक्सीन से रिलेटेड भी है, कोविड वैक्सीन भी इससे चेक की जा रही है। तो क्या आएगा राइट आंसर, कैसे करोगे वैक्सीन की एफिशिएंसी, किससे डिटरमाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 57 फटाफट कमेंट कीजिए। VMM, VVM, MVV, MMV। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। VVM की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये देखिए अगर आउटर सर्कल डार्क है और बीच में लाइट है तो वो यूज करने के लायक है। देखिए कुछ इस तरह से अगर सेम हो जाए तो भी वो यूज करने के लायक नहीं है, और फिर लास्ट में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो वो बीच वाला सर्कल है वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा भी जाता है, सर्कल से रिलेटेड भी आपको याद रखना है कि कौन से पॉइंट पे यूज करना है और कौन से पे डिस्कार्ड करना है। ये पिक्चर देख के भी आपसे पूछ सकते हैं, तो VVM में ये आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बेस्ट साइज कैनुला फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू 6 ईयर ओल्ड इज। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कैनुला का साइज क्या होगा 6 ईयर ओल्ड में। पहला ऑप्शन है 18 गोज, दूसरा है 19 गोज, तीसरा है 22 गोज और चौथा है 20 गोज। तो क्या आएगा राइट आंसर, what will be the right answer for the question। The question is the size of cannula for blood transfusion in a 6 year old। Option first is 18 goes, option second is 19 goes, option third is 22 goes and option fourth is 20 goes। What is the right answer। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना देरी के, चलते देखते हैं आंसर क्या होगा। राइट आंसर D is the right answer 20 goes।
अगर हम अडल्ट में बीटी करते तो आपको कैनुला का साइज लेना पड़ता 18, जिसका कलर होता है ग्रीन। और अगर हम 6 ईयर की बात करें, 6 ईयर चाइल्ड की बात करें, तो वहां पर आपको बीटी के लिए 20 गोज आप ले सकते हैं, जिसका कलर होता है पिंक। ठीक है, आप यहां पर ये ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड केटाइन, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का केटाइन है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है बाइकार्बोनेट। क्या आएगा? ईसीएफ का पूछा है आपसे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का केटाइन कौन सा है? क्या होगा? सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम या फिर बाइकार्बोनेट? फटाफट कमेंट कीजिए सब लोग पार्टिसिपेट करें। गलत सही जो भी करना है सब करें। अगर आप गलत करोगे आज तो एग्जाम में गलत नहीं करोगे, और गलत करने के चक्कर में आपने कुछ नहीं किया तो आप एग्जाम में भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबको पार्टिसिपेट करना है। मैं सब पे नजर रख रहा हूं कौन क्या कमेंट कर रहा है, तो सब लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज सोडियम। देखिए, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें, तो आपका जो केटाइन है वो होता है सोडियम, जिसको हम Na से इंडिकेट करते हैं। और अगर आईसीएफ की बात करें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, तो केटाइन क्या होगा कोई पूछे तो वो होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटाशियम। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, दोनों आपको याद रखने हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम, ये केटाइन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉजेज। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या कॉज करती है प्रीटर्म बेबी के अंदर? पहला ऑप्शन है नियोनेटल सेप्सिस, दूसरा ऑप्शन है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा ऑप्शन है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, चौथा ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो क्या आएगा राइट आंसर? बताइए। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉजेज। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी, जब ऑक्सीजन आप ज्यादा मात्रा में दे दो तो प्रीटर्म बेबीज में क्या कॉज होता है? पहला ऑप्शन है नियोनेटल सेप्सिस, दूसरा है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया और चौथा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। देखिए कुछ इस तरह से ये होती है, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हैं आईज के अंदर, उसमें कुछ आपको अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ ऐसे देखने को मिल सकती है। ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस यानी बच्चे को दिखना बंद हो जाता है, और इसको आप रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन के इंजेक्शन इन न्यूबॉर्न इज गिवन एट विच साइट? विटामिन के इंजेक्शन न्यूबॉर्न के कौन सी साइट पर दिया जाता है? पहला ऑप्शन है राइट डेल्टोइड, दूसरा है मिड थाई, तीसरा है लेफ्ट डेल्टोइड और चौथा है बटक्स। तो कहां दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहां दोगे आप विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न में? चलिए सबसे पहले कमेंट कीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं विटामिन के बारे में थोड़ा सा और कुछ भी जान लेते हैं जो आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। विटामिन के इंजेक्शन इन न्यूबॉर्न इज गिवन एट विच साइट? विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न में कौन सी साइट पर दिया जाता है? राइट डेल्टोइड, मिड थाई, लेफ्ट डेल्टोइड या बटक्स? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है मिड थाई। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए ये कुछ आपके विटामिन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। डोज की बात करें तो विटामिन के की डोज, अगर बेबी 1 kg से कम है तो उसको 0.5 mg दोगे, और बेबी है 1 kg से ज्यादा है यानी प्रीटर्म नहीं है, 1 kg से नीचे यानी प्रीटर्म बेबी ऑलमोस्ट, और 1 kg से ज्यादा है बेबी, तो उसमें आप नॉर्मल जो डोज है वो 1 mg होती है। जो नॉर्मल डोज है वो आपकी 1 mg होती है, लेकिन बेबी अगर 1 kg से कम है तो उसकी डोज कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.5 mg।
0.5 mg। साइट की बात करें तो क्या होगा, एट्रियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एट्रियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, बोल सकते हैं IM, इंट्रामस्कुलर देंगे, कौन देगा, तो कोई भी दे सकता है, और डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और ANM कोई भी दे सकता है। कहाँ पर दिया जाता है, ये मोस्टली लेबर रूम में दिया जाता है। अगर लेबर रूम में मिस्ड हो जाता है तो आप इसको पोस्ट नेटल वार्ड में भी आप दे सकते हैं, या फिर ICU जो भी जहाँ पे NICU जहाँ पे है वहां पर दे सकता है। मेनली लेबर रूम में ही दिया जाता है। कब दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है, 24 घंटे के बाद में नहीं दिया जाता। या फिर बोल सकते हैं जब आप डिलीवरी होते ही जल्दी जल्दी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं उसी टाइम आपको दे देना है। नीडल कितनी यूज करोगे, 26 गॉज की नीडल यूज करनी है और 1 ml वाली सीरीज यहाँ पर यूज करने वाली है। और स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे आपको इसको स्टोर करके रखना है। ये आपका विटामिन के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें थी। और विटामिन K1 आप यूज करते हो इसमें, जो कि आपकी कौन सी है, फिटोनाडियोन। ये आपकी जो विटामिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉट फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, पॉट फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर है, पहला है सुपाइन स्पाइन, दूसरा है रिब्स, तीसरा है एंकल और चौथा है फीमर। किसका है पॉट फ्रैक्चर, पॉट से बहुत कुछ याद आ जाना चाहिए आपको। तो पॉट फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर है, पहला है स्पाइन, दूसरा है रिब्स, तीसरा है एंकल, चौथा है फीमर। फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या होगा देखते हैं। तो राइट आंसर इज एंकल, आंसर सी इज द राइट आंसर। यानी एंकल, एंकल की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो आप उसको पॉट फ्रैक्चर बोलते हो। और एंकल में भी कहां पर, एंकल में भी कहां पर, जैसा कि आपकी ये फिबुला बोन है, लेग्स की दो बोन होती हैं, एक तो आपकी टीबिया होती है और एक आपकी फिबुला होती है, एक आपकी फिबुला होती है। जो टीबिया होती है वो अंदर वाली होती है, मीडियल साइड में होती है, और फिबुला है वो आउटर होती है, आउटर होती है। टीबिया, टीवी, टीवी कहाँ होता है, घर में ही होता है टीवी। तो टीवी अंदर, अंदर की साइड में जो है वो आपकी टीबिया और बाहर वाली फिबुला। तो इसमें कौन सी आउटर बोन्स है, और इसमें आप बात करें तो मेल्यूला, जो ये स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हो मेल्यूला। तो यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको आप पोर्ट्स फ्रैक्चर बोलते हो। एक होती है पोर्ट्स डिजीज या फिर पोर्ट्स ट्यूबरकल। इसमें आप अगर स्पाइन की टीबी हो जाए, मेनली किसकी, थोरेसिक की, तो उसको आप क्या बोलोगे, पोर्ट्स डिजीज या फिर पोर्ट्स ट्यूबरकल। ये आपको पोर्ट्स से दो चीजें तो याद आनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर द पेशेंट विद इंक्रीज ICP इज। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ICP से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। द पोजीशन मेंटेन फॉर पेशेंट विद इंक्रीज ICP, एक पेशेंट का ICP इंक्रीज हो रखा है तो उसको क्या पोजीशन दोगे। पहला ऑप्शन है फाउलर पोजीशन, दूसरा है टेंडलबर्ग पोजीशन, तीसरा है साइड लाइन पोजीशन और चौथा है सुपाइन पोजीशन। तो क्या दोगे, फटाफट आंसर कर सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम की इसको आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, और राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है फाउलर पोजीशन। जी हाँ, ऑप्शन में आपको फाउलर पोजीशन दे रखा है तो आपको डायरेक्ट इसी पे आंसर करना है, नहीं तो आप सेमी फाउलर पे जा सकते हैं। मोस्टली आप 30 डिग्री बेड को रखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको 30 डिग्री बताना है, नहीं तो आप फाउलर भी बता सकते हैं। तो सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं मेनली, लेकिन अगर ऑप्शन में फाउलर है तो ठीक है, सेमी फाउलर है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे, सेमी फाउलर को आप प्रायोरिटी दोगे। तो फाउलर में ये पोजीशन आती है सेमी फाउलर और फाउलर पोजीशन, ये आपकी फाउलर पोजीशन में ही आती है। जैसे फाउलर पोजीशन में आपका 60 डिग्री रहता है, और वहीं हाई फाउलर की बात करें, हाई फाउलर में आपका 90 डिग्री आपका बेड का एंगल रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। कौन सी ड्रग आपका हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में यूज नहीं करोगे। पहला ऑप्शन है निफिडीन, निफिडिपाइन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है प्रोपेनोलोल, चौथा है रेस्पिन, रेजरपाइन। कौन सा यूज नहीं करोगे हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज नहीं करोगे। पहला ऑप्शन है निफिडिपाइन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है प्रोपेनोलोल, चौथा है रेस्पाइन। कौन सी यूज नहीं करोगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ फटाफट बिना टाइम गवाए। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है डोपामाइन।
डोपामाइन को आप हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए नहीं काम में लोगे, आप ये तो बीपी इंक्रीज करने के काम आती है, तो आप बीपी डिक्रीज करने के काम में नहीं ले सकते। हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी इंक्रीज होना, और बीपी इंक्रीज करने के लिए आपको ये काम में नहीं लेनी है। बाकी सारी जो ड्रग्स हैं वो आपका हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में काम में ली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्शन दैट नर्स शुड टेक इफ शी फाइंड द क्लाइंट हैज ऑक्सीजन सैचुरेशन 68%। एक पेशेंट है, वो आपको अगर आप उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करा तो आपने देखा उसका 68% है, तो कौन सा फर्स्ट एक्शन होगा, आपके द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन है एलिवेट द हेड, दूसरा है रीचेक द O2 सैचुरेशन इन 30 मिनट, तीसरा है अप्लाई ऑक्सीजन बाय मास्क, चौथा है असेस द हार्ट रेट। तो क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। द फर्स्ट एक्शन दैट द नर्स शुड टेक इफ शी फाइंड द क्लाइंट हैज O2 सैचुरेशन ऑफ 68। क्या होगा नर्स का पहला एक्शन जब एक पेशेंट को देखेगी और पेशेंट को देखेगी पाएगी कि उसका O2 सैचुरेशन वो 68 है, तो क्या काम करेगी? सबसे पहले एलिवेट द हेड, रीचेक O2 सैचुरेशन इन 30 मिनट, अप्लाई ऑक्सीजन बाय मास्क, असेस द हार्ट रेट। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है अप्लाई ऑक्सीजन मास्क। आपको ऑक्सीजन मास्क अप्लाई करना है तुरंत, उसके बाद में आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लगा देना है ऐसी कंडीशन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ HPV इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्लाइंट है जिसको HPV डायग्नोस हुआ है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो वह किसकी रिस्क में है? पहला ऑप्शन है हॉटकिंस लिम्फोमा, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, तीसरा है मल्टीपल माइलोमा, चौथा है ओवेरियन कैंसर। तो क्या होगा राइट आंसर? अगर किसी पेशेंट को HPV डायग्नोस हुआ है तो किसकी रिस्क पर होगा पेशेंट? पहला है हॉटकिंस लिम्फोमा, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, तीसरा है मल्टीपल माइलोमा और चौथा है ओवेरियन कैंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है सर्वाइकल कैंसर। अगर पेशेंट HPV के साथ डायग्नोस हुआ है तो उसको सर्वाइकल कैंसर और साथ में वेजाइनल कैंसर की रिस्क पे होगा, होने की रिस्क हो जाएगी, यानी सर्वाइकल कैंसर या फिर वेजाइनल कैंसर हो सकता है अगर HPV डायग्नोस हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज द ओनली कोविड वैक्सीन 100% इंडिजिनस ऑफ इंडिया। कौन सी कोविड वैक्सीन है जो आपकी 100% स्वदेशी है? स्वदेशी, भारत स्वदेशी। पहला है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन, तीसरा है मॉडर्ना, चौथा है जॉनसन। क्या आएगा राइट आंसर? कौन सी कोविड वैक्सीन स्वदेशी है? भारतीय स्वदेशी, अपने देश भारत की है। ऑप्शन ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन सी मॉडर्ना, ऑप्शन डी जॉनसन। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन है जो आपकी स्वदेशी है, स्वदेशी वैक्सीन है, पूर्णतया भारत के अंदर डेवलप की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर द नर्स इज कंडक्टिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद एनीमिया। नर्स है जो आपका फिजिकल असेसमेंट किया जा रहा है क्लाइंट के ऊपर एनीमिया का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ द एनीमिया। तो एनीमिया के लिए कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट इंडिकेटिव होगा? पहला ऑप्शन है BP 146/88, रेस्पिरेशन 28 सैलो, सी ऑप्शन है वेट गेन ऑफ 10 पाउंड्स इन 6 मंथ, ऑप्शन डी पिंक कॉम्प्लेक्शन। तो क्या आएगा राइट आंसर? नर्स कंडक्टिंग फिजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद एनीमिया। फिजिकल असेसमेंट किया जा रहा है एक नर्स के द्वारा एक एनीमिया पेशेंट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ एनीमिया। कौन सा आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है
जो मोस्ट इंडिकेटिव है एनीमिया के लिए, पहला ऑप्शन है बीपी 146/88, दूसरा ऑप्शन रेस्पिरेशन 28 सेलो, तीसरा ऑप्शन है वेट गेन ऑफ 10 पाउंड इन 6 मंथ एंड द डी ऑप्शन इज पिंक कॉम्प्लेक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज बी, रेस्पिरेशन 28 सेलो। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है अगर किसी को एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन या फिर बोल सकते हैं आरबीसी, इनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और हीमोग्लोबिन के पास में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन क्या कम पहुंचेगा ब्लड के पास में, और ब्लड से कहां जाएगा, टिश्यू के पास में, तो टिश्यू के पास में भी क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी जो कि 28 तक जाएगी। 28 तक मतलब ये अबनॉर्मलिटी तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेस्ट इंडिकेटर होगा आपका एनीमिया का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिक्रीज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर इंडिकेटिव ऑफ व्हाट कंडीशन। सारी सेल्स जैसा कि आपकी इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, सारी की सारी सेल्स में, यानी आप देख सकते हो कंप्लीट जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स सारी की सारी ब्लड सेल्स हैं, उसमें आपको क्या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन से आप क्या समझोगे, पहला ऑप्शन है परनीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर पॉलीसाइडेमिया। क्या होगा राइट आंसर। जब आपकी सारी ब्लड सेल्स हैं उनमें कमी हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, पहला ऑप्शन है परनीशियस एनीमिया, दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया, तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, चौथा है पॉलीसाइडेमिया। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि ये बोन मेरो को अफेक्ट करता है। बोन मेरो डायरेक्ट जहां से आपकी सेल्स का फॉर्मेशन होता है वहीं से आपकी सेल्स फॉर्मेशन कम होगी, तो आप उसको बोलोगे एप्लास्टिक एनीमिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन एन ईसीजी द कोज ऑफ टी वेव। टी वेव का क्या कोज होता है ईसीजी के अंदर, पहला ऑप्शन है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दूसरा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, तीसरा है एट्रियल रीपोलराइजेशन और चौथा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो क्या आएगा राइट आंसर, क्वेश्चन है इन एन ईसीजी द कोज ऑफ टी वेव इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर पी वेव है, यहाँ पर देखिए ये पी वेव बन रही है, ये आपके एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है। फिर जो आपकी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है। फिर आपकी जो टी वेव है जो आपकी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन के टाइम बनती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 71 क्वेश्चन है, द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट अ पेशेंट हैज कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज रिसीविंग एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एस्पिरिन 2। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट पेशेंट हैज कोरोनरी आर्टरी, पेशेंट को पता चलता है कि नर्स को पता चलता है कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो आपकी एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है। तो वो क्यों ले रहा है, पहला ऑप्शन है रिलीविंग पेन, दूसरा है डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन और तीसरा है रिड्यूस फीवर और चौथा है डिमिनिश इंफ्लेमेशन। तो क्या आएगा राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्यों ले रहा है एस्पिरिन, सीएडी है किसी पेशेंट को तो वो एस्पिरिन ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है, पहला ऑप्शन है रिलीव पेन, दूसरा है डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन, तीसरा है रिड्यूस फीवर, चौथा है डिमिनिश इंफ्लेमेशन। तो क्या आएगा राइट आंसर, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, एडिशन को रोकता है, इसलिए हम एस्पिरिन लेते हैं। एस्पिरिन का दूसरा नाम एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेम्परेचर हीट रेगुलेशन सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो आपका टेम्परेचर हीट रेगुलेशन सेंटर है वो
ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा, चौथा है सेरेबेलम। कहाँ होता है? टेम्परेचर हीट रेगुलेशन सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा या फिर सेरेबेलम। राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है हाइपोथैलेमस, होने वाला है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस के बाद में जैसे कि आपके सामने ये मेज बनाई है मैंने, यहाँ पर थाली है, ये थाली है, इससे मतलब है खाना, इससे मतलब है खाना, और बोल सकते हैं हंगर। और यहाँ पर ये है पानी, ये है पानी, ग्लास यहाँ पर रखा है पानी यानी थ्रस्ट। और ये यहाँ पर है टेम्परेचर, यहाँ पर थर्मोमीटर रखा है टेम्परेचर। जो आपकी हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर है वो किससे कंट्रोल होते हैं? हाइपोथैलेमस से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग ए पेशेंट क्रेनियल नर्व्स द नर्स आस्क द पेशेंट टू राइज द आईब्रो, स्माइल एंड शो द टीथ टू असेस विच क्रेनियल नर्व। देखिए इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है आपसे, एक नर्स है जो क्रेनियल नर्व चेक कर रही है पेशेंट की, तो पेशेंट को बोला जा रहा है कि अपने आईब्रोज को रेज करो, स्माइल करो और अपने दांत दिखाओ। तो वह कौन सी नर्व चेक कर रही है? इन सब में वह कौन सी नर्व चेक कर रही है? पहला ऑप्शन है वेगस नर्व है, दूसरा है फेशियल नर्व है, तीसरा है ऑल्फैक्टरी नर्व है और चौथा है ऑप्टिक नर्व है। तो कौन सी नर्व यहाँ पर चेक की जा रही है? अगर पेशेंट से आईब्रोज को रेज करने के लिए बोला जाता है, स्माइल के लिए बोला जाता है और दांत दिखाने के लिए बोला जाता है, तो कौन सी नर्व चेक की जा रही है? वेगस, फेशियल, ऑल्फैक्टरी या फिर ऑप्टिक? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है फेशियल, फेशियल नर्व यहाँ पर चेक की जा रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी? कौन सी वैक्सीन है जो रूटीनली प्रेगनेंसी के अंदर दी जाती है? पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है टिटेनस, तीसरा है ओरल पोलियो, चौथा है रेबीज। तो कौन सी दी जाती है? कौन सी वैक्सीन रूटीनली दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर? पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, दूसरा टिटेनस, तीसरा ओरल पोलियो, चौथा रेबीज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का, आज के इस पार्ट का सेकंड लास्ट वीडियो है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है हमारा टिटेनस, टिटेनस राइट आंसर है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, व्हेन प्रेगनेंसी कंफर्म एज सुन एज आप टिटनेस है इसकी फर्स्ट डोज देते हैं, टीटी फर्स्ट डोज देते हैं। सेकंड डोज है वो आफ्टर 1 मंथ दी जाती है, आफ्टर 1 मंथ। तो ये 2 डोज आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट कब दी जाती है और सेकंड कब दी जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। दोस्तों देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स होती हैं वो बर्थ कंट्रोल कैसे करती हैं? पहला है किलिंग द ओवा, दूसरा प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, तीसरा है किलिंग ऑफ स्पर्म्स और चौथा है फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 75 है, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हैं वो बर्थ कंट्रोल कैसे करती हैं? पहला ऑप्शन है किलिंग ऑफ ओवा, दूसरा प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, तीसरा किलिंग ऑफ स्पर्म और चौथा है फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको स्कोर बताना है आपका कितना स्कोर हुआ है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बी, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन को प्रिवेंट करके आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो बर्थ कंट्रोल करती हैं। तो ये 75 क्वेश्चन, जैसा कि 1 to 75 क्वेश्चन हो गए। अब 25 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आ रहे हैं। तो ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो जरूर लेके आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। हम यहाँ पर जो स्टूडेंट फीस नहीं दे पा रहा है कोचिंग की, उसके लिए यहाँ पर हम फ्री में क्लासेस लेके आएंगे और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा।
तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।